ओके, सो स्पाइनल सर्जरी और इसमें हमने कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया स्टार्ट कर। इससे पहले वी वर टॉकिंग अबाउट scoliosis, and in scoliosis if the angle is 40 to 50 degrees, more than 40 to 50 degrees Cobb's angle, then surgery is indicated. और अगर ये 65 डिग्री से ऊपर है then significant pulmonary lung volumes की restriction जो है वो expected होगी. And if the vital capacity of the patient is less than 40% of the predictive value of that age for that patient, तो फिर post operative mechanical ventilation का बहुत ज़्यादा risk है. Right, और एक और disease जो कि very important in relation to spine surgery is ankylosing spondylitis. तो ये कि inflammatory condition है जिसमें बार बार wear and tear हो रहा होता है, छोटे छोटे बोन के फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं, रिपेयर हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस होती है. और इस फाइब्रोसिस से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ द पोस्टीरियर एलिमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉलम. सो ये वाला जो लिखा हुआ फ्यूजन ऑफ द पोस्टीरियर एलिमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉलम एंड फिक्स्ड नेक फ्लेक्शन. तो बेसिकली आपने जो नेक की फ्लेक्शन होती है इसको आपने रिवर्स करना होता है. पेशेंट की न्यूट्रल स्पाइन की न्यूट्रलिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं जब आप सर्जरी अंडरटेक करते हैं, और उसके बारे में भी बात करेंगे. सो HLA-B27 की एसोसिएशन होती है, ये MCQ है HLA-B27. और बिकॉज पेशेंट्स की और अगेन पेशेंट की ना सिर्फ ये कि सर्वाइकल स्पाइन की फ्लेक्शन होगी और वो रिजिड होगी, जिसकी वजह से इट्स बेटर दैट यू ऑप्ट फॉर एन अवेक फाइबर ऑप्टिक और अवेक वीडियो लारिंगोस्कोपिक इंटुबेशन. तो ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा पेशेंट की थोरेसिक और कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट और फाइब्रोसिस होती है, जिसकी वजह से उनका रैपिड शैलो ब्रीदिंग पैटर्न होता है, स्लो टाइडल वॉल्यूम्स एंड हाई रेस्पिरेटरी रेट. तो इसमें जो ट्रैकियल इंटुबेशन है दैट्स सिग्निफिकेंट कि आपको अवेक करनी है और इसका डिफ़िकल्ट एयरवे होता है बिकॉज नेक एक्सटेंशन नहीं हो सकती. नेक एक्सटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि ट्रैकियल इंटुबेशन, उसकी लिमिटेशन ट्रैकियल इंटुबेशन को सिग्निफिकेंटली डिफ़िकल्ट बना लेती हैं. और इस सर्जरी में व्हाट यू डू इज़ के यू ट्राई टू रिटर्न द नेक टू द न्यूट्रल पोजीशन वाया सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी. और उसमें आप सारे जो पोस्टीरियर एलिमेंट्स हैं उनको आप रिमूव करते हो, और रिमूव करने के बाद आप हेड को वापस एक्सटेंशन की तरफ लेके आते हो. तो ये जो मैन्यूवर होता है जिसमें आप हेड को एक्सटेंशन की तरफ लेते हो, इधर बहुत कॉम्प्लिकेशन का डर होता है स्पेशली न्यूरोलॉजिकल इंजरी का. और इस टाइम आपने न्यूरोफिज़िकल मॉनिटरिंग के ऊपर रिलाई करते हो तो सी के कहीं कोई इनकी मैनिपुलेशन की वजह से किसी भी किस्म की जो आप स्पाइन पे ट्रैक्शंस पड़ रही हैं, डिस्टॉर्शन पड़ रही हैं, उनकी वजह से कोई न्यूरोलॉजिकल इंजरी तो नहीं हो रही, इन विच केस आप उसको रिलीज़ करोगे उन सब चीज़ों को. एंड नाउ वी नो कि दैट्स वन कंडीशन जिसमें ये सर्जरी अंडरटेक करते हैं. स्कोलियोसिस की हमने बात कर ली है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोसिस की अब की है. अब ये कि जो पोस्टीरियर स्पाइनल फ्यूजन स्कोलियोसिस सर्जरी हम यहाँ पे हैं इस एंड के ऊपर. सो posterior spinal fusion, scoliosis correction and combined anteroposterior spine procedures. ये long भी हैं, complex हैं, and they are associated with significant blood loss, fluid shifts and hemodynamic alterations. ठीक है, तो इसलिए इसका प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. तो जो anterior spinal surgery है here, it may be performed by an abdominal or thoracic approaches. अब अगर आप इसकी thoracic अप्रोच लेते हो तो इन दैट केस आपको यू माइट हैव टू यूज़ अ डबल ल्यूमेन ट्यूब ताकि आप लंग आइसोलेशन कर सको. ओके, और पोस्ट ऑपरेटिव आपको दोबारा जब 2 लंग्स की वेंटिलेशन करिए तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो विद अ सिंगल ल्यूमेन ट्यूब, और ऑल्टरनेटिवली आप लंग आइसोलेशन के लिए ब्रोंकियल ब्लॉकर को यूज़ कर सकते हो. उसके बाद हम बात करेंगे
कि जो प्रोसीजर होता है उसमें इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं अबाउट द न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग। लेट्स से व्हाट आर्टिकल हैज़ टू से कि आपको ओके वी नो कि मॉनिटरिंग क्या होती है इसमें, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इन्वेसिव आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इफ सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस और प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी इज एंटिसिपेटेड, ये इसने एक पॉइंट दिया हुआ है। मे बी दिस इज़ द वे the reason why they use a lot of intra-arterial monitoring, pressure monitoring in doctor's hospital. So the conduct of anesthesia कि जो major spinal surgery is performed under general anesthesia और इसने advocate किया है propofol based anesthesia because most importantly उसकी न्यूरो मॉनिटरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। होते हैं प्रोपोल के भी, लेकिन इनहेलेशनल एजेंट्स की निस्बतन बहुत कम होते हैं। ओके एंड बिनो के लार्ज बोर हमने कैथेटर रखना है, फ्लूइड फॉर्म देना है, हमारे पास रैपिड इन्फ्यूजन सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास सेल सैल्वेज भी होना चाहिए। सक्सिनाइलकोलिन को हमने अवॉइड करना फॉर 72 आवर्स till 6 to 9 months after the acute spinal cord injury. We know the reason, extra junctional receptor वाली जो रीज़न होती है। एंड उसके अलावा जो एयरवे मैनेजमेंट है इसमें हमने वी टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट द एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में डिफ़िकल्ट एयरवे होता है एंड वी ऑलवेज यूज़ अ वेक फाइबर ऑप्टिक, दिस इज़ अ मस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे इसने वो जो वेक ट्रैकियल इंटीग्रेशन विद फाइबर ऑप्टिक और वीडियो लारिंगोस्कोप को एडवोकेट किया हुआ है। और वायर रेनफोर्स ट्यूब के बारे में इसने बताया हुआ है क्योंकि ये किंक नहीं हो सकती प्रॉन पोजीशन में। और ये जो टू ब्लैक मार्किंग्स वाली के उसमें ये जो ट्यूब होती है एंडोट्रेकियल, उसमें फॉर एग्जांपल ये उसका कफ है और ये ट्यूब है फिर आके, तो उसमें एक डोर एक ब्लैक सर्कल यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। तो आपका एम ये होता है कि आप इनके दरमियान वाली जो जगह है वहाँ पे वोकल कॉर्ड की ओपनिंग यानी राइमा ग्लोटाइटिस को रखोगे। तो जो राइमा ग्लोटाइटिस है उसके लेवल के ऊपर ये इन दोनों ब्लैक सर्कल्स का के दरमियान वाला एरिया होगा। तो ये उसने बताया हुआ है। तो दैट्स प्रेटी मच दैट्स समथिंग जो कि आप किसी भी सर्जरी में ये ब्लैक मार्किंग वाली रखोगे। और आपको टंग बाइट यूज़ करना होता है। जो रीइंफोर्स ट्यूब है वो टंग बाइट के अगेंस्ट रीइंफोर्स नहीं करती, तो टंग की बाइट से ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। फिर उसने नेज़ल के बारे में, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पुश एंड टक टेस्ट किया कि जो सिग्निफिकेंट आई थिंक ये पूछा जाता है, उसमें होता है कि जो आपकी ट्यूब एक जगह पे रखी हुई है आपने, तो आप एक दफ़ा उसको पुश देते हो थोड़ा सा आगे की तरफ एंड यू सी के वेदर एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट पुश वो एंडोब्रोंकियल तो नहीं होगी, ठीक है। प्रॉन पोजीशन पे टर्न करने से पहले हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि छोटा मोटा आगे या पीछे जाने से ट्यूब के आपकी कोई मसले मसाइल तो नहीं होंगे। तो आप थोड़ा सा पुश दोगे और आप देखोगे कि कहीं वो राइट लंग की वेंटिलेशन की तरफ तो नहीं चलेगी, यानी राइट एंडोब्रोंकियल चलेगी और लेफ़्ट के साउंड्स कम आ जाएंगे। और इसी तरह आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा पुल दोगे, पीछे की तरफ लाओगे और आप देखोगे कि अब पेशेंट का जो कफ है वो बाहर तो नहीं आ गया, लरिंजल से बाहर तो नहीं आ गया, बिकॉज अगर कफ बाहर आ जाएगा तो आपको एयर लीक आने लग पड़ेगी। सो इससे आपको पता लग गया कि ट्यूब को अगर हल्का सा आगे जाएगी या हल्का सा पीछे जाएगी तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो पुश एंड टक टेस्ट है ये करने के बाद आप पेशेंट को प्रॉन कर दोगे। और अगर इनमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप ऑब्वियसली ट्यूब को रीएडजस्ट करोगे। प्रॉन पोजीशन का वी नो अबाउट ऑल दिस, वी स्टडीड अबाउट ऑल दिस, ठीक है। हमें ये मॉन्ट्रियल मैट्रिक्स और इन सब चीज़ों का पता है। मेफेल्ड स्कल क्लैम्प्स कई दफ़ा यूज़ होते हैं हेड को सपोर्ट करने के लिए। पुश एंड टक टेस्ट के बारे में बात हो चुकी है। टेम्परेचर प्रोब भी उसने रख लिया है, आइस को उसने कवर कर दिया है।
पैड कर दिया है, सारे प्रेशर एरियाज को पैड कर दिया है, और टर्निंग के बारे में बताया हुआ है, वो 5 बंदों वाला जो होता है पर्सनल्स का। और टर्निंग से पहले आपकी डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया अच्छा होना चाहिए, मसल रिलैक्सेशन एडिक्वेट होनी चाहिए, और आफ्टर टर्निंग वी विल check all the vital signs, airway pressure, endotracheal tube position. That's pretty much self-evident. Breathing circuit को भी अपने सपोर्ट करना है टू अवॉइड ट्रैक्शन ऑन द एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी वो जो हमारे पास सपोर्टिंग डिवाइसेस होती हैं ब्रीदिंग सर्किट को सपोर्ट करने के लिए। Eyes, nose, lips, tongue, genitalia are free from pressure. Avoid excessive pressure on breast and abdomen, especially in obese patients. ठीक है, हमें पता है एब्डोमेन प्रेशर से वीनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे एक तो पीछे भी जो है वो कंजेशन होगी, और दूसरा आपकी जो इंफीरियर वेना केवा की कंप्रेशन की वजह से आपकी जो एपिड्यूरल वेन्स हैं वो इंगॉर्ज हो जाएंगी, और उसकी वजह से वहाँ ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। जो इंफीरियर वेना की कंप्रेशन है उससे जो सेकंड इफेक्ट आता है वो होता है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस। तो अगर लंबर या लोअर थोरेसिक प्रोसीजर्स हो रहे हैं तो आपकी पोजीशन ये वाली होती है, सरेंडर या प्रॉन सुपरमैन पोजीशन होती है, जिसमें आपकी जो आर्म्स है वो 90-90 पोजीशन में होती है। 90-90 पोजीशन का मतलब है एबडक्शन शुड नॉट बी मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, और स्लाइटली इंटरनली रोटेटेड शोल्डर्स हैं, एंड एल्बोज एक्सटेंडेड नॉट मोर देन 90, तो ये 90-90 है। और अगर सर्वाइकल या अपर थोरेसिक सर्जरीज हो रही हैं, इन दैट केस जो आपके आर्म्स होंगे वो दे विल बी टक टू द साइड्स, और आपने ओवर प्रोनेशन से बचाना है, तो आपने थम्स को जस्ट इतना रखना है कि दे शुड बी पॉइंटिंग डाउन, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा लैटरली ना पॉइंट करें। We know this point for patients with restricted range of motions, it is helpful to ask them to position themselves comfortably prone before surgery and document this. Surgeon should be involved in positioning of the patient. We know this also. अगर इंट्राऑपरेटिव एयरवे क्राइसिस हो जाए या कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो आपको फ़ौरन सुपाइन कन्वर्ट करना होता है, फ़ौरन सर्जरी रुकवा के। अब क्या हम प्रोन पोजीशन में कैन वी डू CPR? यस वी कैन। तो अगर आपने करना प्रोन पोजीशन में, तो जो आपका CPR करने वाला एक हाथ होगा वो होगा T7 से T10 वाले वर्टेब्रल बॉडीज़ के लेवल के ऊपर, दूसरा हाथ आपका क्लेंच्ड होगा इनटू अ फिस्ट, और उसकी जो डॉर्सल एस्पेक्ट है वो अपने पेशेंट की स्टर्नम के नीचे रख लेनी है, ताकि वो आपका प्रेशर अब्जॉर्ब करे, क्योंकि नीचे कोई आपके पास फर्म सरफेस नहीं है। इस प्रीकार्डियल कंप्रेशन के दौरान काउंटर प्रेशर नीचे दे सके, तो आपका वो बेसिकली काउंटर प्रेशर नीचे से होगा स्टर्नम के अंदर जो आपने हाथ रखा हुआ है उससे। एक चीज़ मैं एडिशनल इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप क्योंकि ऑब्वियसली आप जो एक्सटर्नल कंप्रेशन है वो 2 हैंड से ही देते हैं, विच इज़ द मोस्ट effective method. So what you can do is, instead of putting the fist, a clenched fist below the patient's sternum, you can place a 1 liter का fluid की जो bottle होती है और a sandbag. That's a much more practical way to do it, क्योंकि वो आपका obviously एक ज़्यादा अच्छा काउंटर प्रेशर दे सकते हैं। डिफिब्रिलेटर पैड्स को उसने बताया ये एंट्रोपोस्टीरियर पोजीशंस में भी या बाई एक्सिलरी पोजीशन में हम रख सकते हैं। न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग, तो जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग है उसमें आपके SEP सोमैटोसेंसरी इवोक पोटेंशियल्स होते हैं, मोटर इवोक पोटेंशियल्स होते हैं, ट्रांसक्रेनियल इवोक पोटेंशियल्स एक टाइप है मोटर इवोक पोटेंशियल्स की, और EMGs होती हैं। ओके, सो सोमैटोसेंसरी इवोक पोटेंशियल्स से आप पोस्टीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को एक्सेस करते हैं, जिसमें आपका डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमेनिस्कस सिस्टम होता है, सेंसरी सिस्टम होता है, और होता यह है कि आप कोई भी पेरिफेरल सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, लाइक इसने बताया हुआ ट्रिबियल नर्व को, और आप देखते हो कि जो एक्शन पोटेंशियल है जहाँ आपने इलेक्ट्रोड रखे हैं वो उनको डिटेक्ट करते हैं, तो ये एक्शन पोटेंशियल नीचे से ट्रिबियल नर्व से होता ऊपर जाएगा, और इवेंचुअली आप इसको डिटेक्ट करोगे इन द फॉर एग्जांपल सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, तो आपके ऊपर फोरहेड के ऊपर इलेक्ट्रोड रखे होंगे जो इसको डिटेक्ट करेंगे। तो ये आपका बेसिकली चक्कर होते हैं
पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज की टेरिटरीज को, जो कि पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द कॉर्ड को सप्लाई देती हैं, और पोस्टीरियर जो सोमेटोसेंसरी कॉलम्स हैं द स्पाइनल कॉर्ड, उनको आप इससे टेस्ट कर रहे होते हो। और इसमें जो दोनों मोटर इवोक्ड और सोमेटोसेंसरी इवोक्ड है, उसमें ये जो MCQ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ डिक्रीज ऑफ 50% इन सिग्नल एम्पलीट्यूड, मिलर इसको 60% कहती है, या फिर यानी एम्पलीट्यूड अगर सिग्नल्स का डिक्रीज़ हो गया, या फिर 10% लेटेंसी इंक्रीज़ हो गई है, दैट मीन्स कि समथिंग इज़ बैड इज़ गोइंग ऑन एंड स्पाइनल कॉर्ड इफेक्ट हो रही है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ टू कंसिडर इन दिस इज़ दैट ये जो है, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं हो सकता कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही डैमेज हो रही है या समथिंग को। और बाय द वे बिफोर आई गो इनटू दैट, केटामीन, opioids and etomidate, they will not affect your neuromonitoring at all, okay? और ये डेक्समेडिटोमिडीन भी नहीं करेगी, प्रोपोफॉल मिनिमली इफेक्ट करेगा। तो अगर आपने इनहेलेशनल एजेंट यूज़ करने हैं जो कि अफेक्ट करेंगे इन इवोक पोटेंशियल्स को, तो आपने उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस दैन 50% ऑफ द वन मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यूज़ करनी है, ठीक है? आपने हाफ के ऊपर ले आना है और चेंज नहीं करना, बट वॉलेटाइल एनेस्थेटिक्स की बजाय इसीलिए डिवाइस वे बेटर, ठीक है? तो केटामीन का इसके ऊपर बहुत एक इसने रोल बताया हुआ है। सो यहाँ पे जो SSPs हैं, यहाँ से बात कर रहे हैं, दे आर सेंसरी इवोक पोटेंशियल वेव्स, और हमने पता है कि ये क्या करती हैं। यहाँ पे इसने बात की कि इंक्रीज़ इन लेटेंसी ऑफ मोर देन 10% और डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ 60% और मोर, ठीक है? तो उसने 50% का है, इसने 60% का है, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। MCQ इन्हीं में से कोई एक वैल्यूज़ का आएगा। तो कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं आपकी एनेस्थेटिक कॉजेज़ जिसकी वजह से आपके सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड कम हो सकता है और लेटेंसी बढ़ सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सर्जिकल ट्रॉमा हुआ है टू द स्पाइनल कॉर्ड या इम्पेयरमेंट हुई है। तो जो ऐसी कॉजेज़ हैं वो क्या है? आप हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स दे रहे थे, दैट कैन कॉज इट। हाइपोटेंशन कैन कॉज इट, इसलिए हम मैप को बढ़ा के रखते हैं। हाइपोथर्मिया कैन कॉज इट। बेंजोडाइज़ेपिन बहुत इंपॉर्टेंट, जो मिडाइज हैं सारी जो होती हैं ये अफेक्ट करती हैं SSCPs को और मोटर इवोक पोटेंशियल्स को। हाइपरकार्बिया या हाइपोकार्बिया, यानी आपने नॉर्मोकार्बिया रखना होता है, तो हाइपर या हाइपोकार्बिया एंड एनीमिया, ये सब चीज़ें जो है ना वो सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, एम्पलीट्यूड कम कर सकती हैं, लेटेंसी बढ़ा सकती हैं। लिहाजा आपको ये चीज़ें पहले रूल आउट करनी होती हैं अगर आपके सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप सोचते हो कि सर्जिकली कोई मसला हुआ है, कोई ट्रॉमा टू द कॉर्ड या इम्पेयरमेंट ऑफ ब्लड सप्लाई हो रही है। इन दैट केस जो भी डिस्ट्रैक्शन या रोटेशन स्पाइन को लग रही है उसको रिलीज़ करना होगा या लूज़ करना होगा। तो इन दैट केस आपको ये, अगर आपने रूल आउट कर लिया अपनी एनेस्थेटिक कॉजेज़, तो फिर यू हैव टू इन्फॉर्म द सर्जन के ही माइट नीड टू पुल अवे सम थिंग्स और स्पाइन को थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ स्पाइनल कॉर्ड की इम्पिंजमेंट हो रही है या इंजरी हो रही है। तो अगर इन सारी चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि स्पाइन की डिस्ट्रैक्शन और रोटेशन को कम किया गया है, फिर आपने आपने अपना मीन आर्टेरियल प्रेशर पेशेंट का बुला लिया, उसको हीमोग्लोबिन लेवल को रिस्टोर किया, हाइपोकार्बिया हाइपरकार्बिया को सही किया, टेम्परेचर सही किया, ब्लड प्रेशर को ऊपर कर दिया। तो अगर ये सब चीज़ें आपने रूल आउट करनी, देन अ वेकअप टेस्ट इज़ नेसेसरी, जिसके बारे में बाद में बात होगी। जो सेकंड आपके इवोक पोटेंशियल्स होते हैं वो होते हैं मोटर इवोक पोटेंशियल, और उनकी एक टाइप है ट्रांसक्रेनियल मोटर इवोक पोटेंशियल्स, TCMEPs। मैं ये देख लूँ कि ओके, तो ये आपके एंटीरियर कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ जो जो वेंट्रल एरिया होता है, जो वेंट्रल मोटर जहाँ से निकलती है, उसको इंटेग्रिटी को चेक करते हैं। और इसकी जो आर्टरी होती है वो इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है। तो देयर आर इलेक्ट्रोड्स जो कि स्कैल्प पे या ब्रेन के आसपास लगे होते हैं, और वो ब्रेन को ट्रिगर करते हैं और ब्रेन के उस एरियाज़ को ट्रिगर करते हैं जिसने ख़ास मसल को मूव करना होता है। और आपके जो वो मसल्स हैं उनके एक्शन पोटेंशियल्स को
जो है ना वो मॉनिटर किया जा रहा होता है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आपने मोटर इवॉक पोटेंशियल करनी है तो टंग बाइट आपकी इन प्लेस होना चाहिए, क्योंकि इससे वो टंग के मसल मैसेटर वगैरह स्टिमुलेट होंगे और उससे बहुत सीवियर इंजरी हो जाएगी बाइट से। तो यू नीड अ बाइट ब्लॉक। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और मोटर इवॉक पोटेंशियल्स के? कॉग्निटिव डेफिसिट्स, सीजर्स, बाइट इंजरीज जिसके बारे में मैंने बताया, स्कैल्प बर्न्स, कार्डिक अरिथमियास, इंट्राऑपरेटिव अवेयरनेस। तो आपने एक बाइट ब्लॉक इस्तेमाल कर लिया। और कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी पूछी जाती हैं, जो कि है कि पेशेंट का एक्टिव सीजर्स हो रहे हों, वैस्कुलर क्लिप्स हों ब्रेन में, एंड येस कोक्लियर इम्प्लांट। कोक्लियर इम्प्लांट पे तो एमसीक्यू भी आता है अबाउट दिस। सो ये हो गया आपके मोटर इवॉक पोटेंशियल, जिसकी जो टाइप मैंने एक बताई थी वो थी ट्रांसक्रेनियल मोटर इवॉक पोटेंशियल्स। तो अगर इसमें भी इसी तरह प्रॉब्लम आती है तो इवेंचुअली आपने जब एनेस्थेटिक फैक्टर रूल आउट कर दिए हैं, और बाय द वे इसमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स नहीं देने वरना ऑब्वियसली सिग्नल नहीं आ सकेगा, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर आप नहीं दे सकते। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो फिर यू हैव टू प्रोबेबली गो फॉर वेकअप टेस्ट एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, और वेकअप टेस्ट के ऊपर हम आएंगे। दैन देयर इज़ इलेक्ट्रोमायोग्राम्स। इसमें जब सर्जन पेडिकल स्क्रू को प्लेस करता है तो पेडिकल स्क्रू को प्लेस करते साथ ही वो ईएमजीज़ को यूज़ करता है। ईएमजीज़ में उसमें किया ये जाता है कि जो उसने स्क्रू डाला हुआ है ना उसमें से करंट गुजरती है और डिजिटली ईएमजीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगर आपने जो करंट दिया स्क्रू के थ्रू उसकी वजह से कोई भी नर्व रूट स्टिमुलेट हो रही है और करंट्स जो स्टैंडर्ड दी जाती है अ लिटल ग्रेटर देन 7 मिली एम्पेयर दिए जाते हैं, और उससे देखा जाता है कि किसी नर्व रूट की कोई स्टिमुलेशन तो नहीं हो रही, बिकॉज अगर स्टिमुलेशन हो रही है इतनी छोटी मिली एम्पेयर से, दैन इट मीन्स कि इट्स लाइकली कि आपका जो स्क्रू है वो किसी भी नर्व रूट के बहुत करीब पड़ा है और उसको इंजर कर सकता है और आप उसको हटा के जो है वो कहीं और लगाओगे। अगेन ये जो इलेक्ट्रोमायोग्राम्स वाली टेस्टिंग है इसमें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड से रिवर्सल ज़रूरी है। अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड है तो ये जो है नहीं कंडक्ट हो सकता। राइट, बैक टू दिस आर्टिकल। इलेक्ट्रोमायोग्राफी के बारे में बात हो गई। अब इसमें जो जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं इसमें सारे के सारे डिप्रेस्ड होते हैं आपके हर तरह के एजेंट से, और मैक्सिमम मेरा ख्याल है आपका जो वोलेटाइल एजेंट्स है वो इनको डिप्रेस करता है। अलबत्ता इटोमिडेट और मैंने जिस तरह बताया केटामिन एंड ओपियोइड्स, इनसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। मोटर इवॉक पोटेंशियल्स आर मोर ससेप्टेबल दैन एससीसीपीज़ बिकॉज उनकी जो उनकी सिनेप्सिस बहुत ज़्यादा होते हैं मोटर पाथवेज में। तो मोस्ट इन जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं वो इनहेलेशनल एजेंट्स होते हैं। प्रोपोफॉल भी इफेक्ट करती है लेकिन रिलेटिवली कम इफेक्ट करती है। अगर आप इनहेलेशनल एजेंट दे रहे हैं तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन मैंने पहले भी बताया वो आपकी आधी एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी, मैक्स से आधी। ठीक है, और नाइट्रस जो है वो भी सिंगल एम्पलीट्यूड को डिक्रीज़ कर सकता है और उसको इसलिए आप यूज़ नहीं करो तो बेहतर है। तो टीवा विद प्रोपोफॉल जो है वो टेक्निक ऑफ चॉइस है। ओके, एंड इसने ये बताया हुआ है कि इफ़ मैनेजमेंट के अगर सिग्नल की एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है या लेटेंसी इंक्रीज़ हो रही है 10% से, या एम्पलीट्यूड 50 या 60% से डिक्रीज़ हो रहा है, तो सर्जिकल एंड एनेस्थेटिक टीम शुड बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली टू द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, तो आपने एनेस्थेटिक फैक्टर्स को रूल आउट करके सीधा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को प्रिज्यूम करना है, और वो जो मैंने अभी बताया कि रोटेशन या ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको रिलीज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हाइपरटेंशन, हाइपोक्सीमिया, हाइपरकार्बिया, हाइपोथर्मिया, एनीमिया इसको करेक्ट किया। नहीं हुआ तो फिर आपने सर्जिकल मैन्यूवर जो मैंने बताया वो कंसिडर करने हैं। अगर फिर भी नहीं हुआ काम सही तो फिर वेकअप टेस्ट। सो दिस इज़ अ वेकअप टेस्ट। बिफोर ऑपरेशन आपने पेशेंट को क्लियरली बता देने स्टेप्स ऑफ द वेकअप टेस्ट, और उसको मेंटली और साइकोलॉजिकली रेडी रखना है
जब वेकअप टेस्ट को आपने करना है तो आपने सारे मसल रिलैक्सन को ख़त्म कर देना है, बट एनेस्थीसिया मेंटेन करना है अनटिल आपकी ट्रेन ऑफ थॉट के चारों स्टिचेस सस्टेन वापस आ जाए। ठीक है, ट्रेन ऑफ थॉट के 1 2 3 4 तक ये सस्टेन्ड स्टिचेस हमें मिले। फिर आपने अपना जो भी हिप्नोटिक एजेंट यूज़ करें, वोलेटाइल एजेंट्स या आपका प्रोपोफोल या जो भी इंट्रावीनस एजेंट, उसको आपने रोक देना है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जो शॉर्ट एक्टिंग ऑपियोइड है वो एम्प्लॉय करना है, उसकी इन्फ्यूजन वो नहीं रोकनी। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल रेमिफेंटेनिल आप इस डोज से दे रहे हो 0.1 to 0.2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। यू नीड 2 ऑब्जर्वर्स, एक होगा जो पेशेंट हेड के ऊपर होगा और एक उसके फीट के ऊपर होगा। तो जो ही पेशेंट उठता है आपने उसको कहना है कि सर को उसके सपोर्ट किए रखना है, जो सर वाला बंदा है ना उसने उसके सर को सपोर्ट किए रखना है, और वो इंस्ट्रक्शन देगा पेशेंट को। सबसे पहले स्टार्टिंग के वो स्क्वीज़ करे हैंड को, और उसके बाद विगल करे उसकी अपनी टोज़ को या अपनी फीट को। तो जब आप देख लेते हो कि उसने अपना आपका हैंड भी स्क्वीज़ कर लिया है, टोज़ को विगल कर दिया है, तो उसके बाद आप उसको फ़ौरन री एनेस्थेटाइज कर देते हो और सर्जरी को कंटिन्यू करते हो। इस टेस्ट को दोबारा आप रिपीट नहीं करते। ये बड़ा डिस्ट्रेसिंग टेस्ट होता है, और आई थिंक ये बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन इट्स ऑलवेज आस्क्ड, और इसके ये तरीक़ेकार भी। तो अगर मिलर में देखें तो मिलर इसके बारे में ये बता रहा है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बता रहा है कि इसमें आपकी इंक्रीज ब्लीडिंग हो सकती है, वीनस एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, और इनएडवर्टेंट एक्सट्यूबेशन ऑफ द ट्रेकिया इन द प्रोन पोजीशन विद वूंड ओपन, वूंड एक्सपोज्ड। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं वेकअप टेस्ट की, और तरीक़ाकार वही है। लेकिन इसने वो नहीं बताया रेमिफेंटेनिल का, नारकोटिक को रिवर्स हल्का हल्का कर रहे हैं, नारकोटिक को कंटिन्यू करना होता है। आई थिंक दिस इज़ डेंजरस कि आप नारकोटिक को भी रोक दो, पेशेंट पूरा वेक हो जाएगा, will be significant distress for the patient. So ब्लड कंजर्वेशन जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू कैन, क्योंकि इट कैरीज अ लॉट ऑफ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, तो इसमें व्हाट यू डू इज़ यू कैन प्री डोनेट, जो कि आपका ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है कि पेशेंट अपना पहले से ही निकलवा के रख लेता है। ठीक है, एंड शुक्र है जेहोवा नहीं है, वरना उसने ये भी नहीं करना था। नहीं, जेहोवा ये कर सकता है, बल्कि जेहोवा ये कर सकता है। एलोजेनिक को उसने रिफ्यूज़ करना था अगर जेहोवा होता, तो ये जेहोवा के लिए है, लेकिन फिर आम बंदे के लिए भी हो सकता है। हीमोडाइल्यूशन, वूंड इन्फिल्ट्रेशन विद एपिनेफ्रिन सॉल्यूशन, हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया, ये डेंजरस है, दिस इज़ डेंजरस। सेल्फ सैल्वेज डिवाइसेस, पोजीशनिंग टू डिमिनिश वीनस प्रेशर, यानी आप बहुत ज़्यादा हेड डाउन ना रखो। केयर फॉर सर्जिकल हीमोस्टेसिस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटी फाइब्रिनोलिटिक्स। तो आप कौन से यूज़ करते हो? आप ट्रांसएमाइन यूज़ करते हो, ट्रांएक्सामिक एसिड, एज वेल एज एमाइनोकैप्रोइक एसिड। ये एक ही चीज़ है, मतलब इनका क्लास इफेक्ट है। दोनों जो है वो दोनों के दोनों जो है वो सेम क्लास के हैं, एंटी फाइब्रिनोलिटिक हैं। और वी टॉक्ड अबाउट एप्रोटिनिन। सो जो एप्रोटिनिन है ये भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जो एप्रोटिनिन है इट्स अ डेंजरस ड्रग। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं कि ये कार्डिक सर्जरी में यूज़ हुआ है, और उससे MI का 55% रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है हियर। इट्स अ वेरी डेंजरस ड्रग। डबल द रिस्क ऑफ स्ट्रोक हो जाता है, और फ्रीक्वेंट डेथ रेट। तो आई डोंट थिंक इट्स दैट सेफ। जो सबसे ज़्यादा एजेंट यूज़ किया जाता है ट्रांसएमाइन यूज़ किया जाता है, और ट्रांएक्सामिक एसिड की जो डोज़ है वो है कि आप 50 mg/kg का बोलस देना ओवर 30 मिनट्स, और आप इन्फ्यूजन चला देंगे 10 mg/kg पर आवर। 1 से 10 mg/kg पर आवर जो है वो उसकी होती है डोज रेंज। ओके, सो इसमें भी कुछ ही लिखा हुआ है कि इसने जो ट्रांसएमाइन की डोज है उसमें उसने 50 mg/kg का बोलस दिया, इसने कम का बोलस दे दिया है। सो आई डोंट नो।
which one to consider. I think Miller वाला is more accurate, 50 mg per kg वाला. So क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इस प्रोसीजर में. एयरवे कॉम्प्लिकेशंस, वी नो अबाउट एयरवे कॉम्प्लिकेशंस. एक तो एयरवे डिफ़िकल्ट है, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली आपका लेरिंजियल एडीमा हो जाता है. कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एयरवे कॉम्प्लिकेशंस को इंक्रीज़ करते हैं. उनमें है कंबाइंड एंटीरियर पोस्टीरियर अप्रोच, यानी आपने एंटीरियर अप्रोच और पोस्टीरियर दोनों एम्प्लॉय किए हैं फॉर स्पाइनल सर्जरी. सर्जरी आपके C4 या अबव लेवल के ऊपर हो, या ये भी एक रिस्क है. फ्रेनिक नर्व C3, 4, 5 से आती है ना, तो उससे कोई ताल्लुक होगा, आई डोंट नो. ग्रेटर दैन 3 मल्टी लेवल सर्जरीज, यानी 3 से ज़्यादा लेवल की सर्जरी हो रही हो स्पाइनल लेवल्स की. लॉन्ग ऑपरेटिव टाइम greater than 5 hours and blood loss greater than 300 ml. Trauma, malignancy, medical comorbidities such as OSA, COPD, ischemic heart disease, यानी कोई भी आपकी जो है वो कॉमॉर्बिडिटीज़ जो कि डेंजरस कॉमॉर्बिडिटीज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों में आपके एयरवे कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं. एक्सट्यूबेशन ट्रिकी हो जाती है. कफ लीक टेस्ट आपने लाजमी करना होता है. और जो पेरी ऑपरेटिव विजुअल लॉस है, ये भी एक मेजर एंड डेवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन है. इसका जो रेट है वो ये लिखा हुआ है 0.03 से 0.1%. तो दो कोजेज़ होती हैं किसकी. इस्कीमिक ऑप्टिक एट्रोफी होती है, और या न्यूरोपैथी, इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी एंड सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन. सो ये तो आपके वो डायरेक्ट प्रेशर से होती है जो आपकी इस्कीमिया वाला है, और जो ऊपर वाली एट्रोपी है वो भी इस्कीमिया की जैसे हो रही है. जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो है आपकी पेनलेस विजुअल लॉस ऑन वेकिंग अप फ्रॉम एनेस्थीसिया. और आपने पिपरी रिफ्लेक्सेस देखनी है, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की मूवमेंट देखनी है, विजुअल फील्ड की टेस्टिंग करनी है, विजुअल एक्यूटी की टेस्टिंग करनी है. एंड आप दूसरे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स को भी देखोगे, बाकी क्रेनियल नर्व्स को भी एग्जामिन करोगे बिफोर यू रेफर टू द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. ठीक है, जो कि बाद में आपका CT कराएगा या इस पेशेंट का MRI कराएगा हेड एंड ऑर्बिट का, टू लुक फॉर द कॉज. और प्रोग्नोसिस इन दोनों का बहुत जनरली पुअर है. अगर कॉर्टेक्स के ऊपर मसला आता है तो उसका प्रोग्नोसिस रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर है, कॉर्टिकल इस्कीमिया की वजह से अगर हुआ है तो. और इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू टू नो. एब्डोमिनल ऑर्गन की इस्कीमिया का हमें पता है कि अगर एब्डोमिन के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो एब्डोमिनल विसरास का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है. ये प्रोन पोजीशन से रिलेटेड सारे मसले हैं, जिसमें आपके पेनकिटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, रीनल डिसफंक्शन होता है, और रेट्रोपेरिटल हेमाटोमा एक डेवास्टेटिंग इंजरी होती है. इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं. सो पोस्ट ऑपरेटिवली आपकी सारी मैनेजमेंट किस तरह की होती है. मल्टी मॉडल पेन एनाल्जेसिक मॉडल मल्टी मॉडल अप्रोच होती है टू ट्रीटिंग द पेशेंट्स पेन. और इसमें आपका वो ERAS एनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी ERAS प्रोटोकॉल भी सारे इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं. तो आपने लोकल एनेस्थीसिया को इन्फिल्ट्रेट करना है सर्जिकल साइट पे, ओपियाइड यूज़ करनी है, पैरासिटामोल यूज़ करनी है, केटामिन यूज़ करनी है, गैबापेंटेनोइड्स, इसमें लाइडोकेन भी यूज़ हो सकती है, पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया यूज़ होगा. एंड यस, दैट्स अबाउट इट. टेक्समैट को भी उसने एडवोकेट किया हुआ है. नॉन स्टेरॉयडल जो है, नॉन स्टेरॉयडल भी आप यूज़ कर सकते हो. मतलब इसने थोड़ा डराया हुआ है कि वो कंसर्न्स ओवर ब्लीडिंग, लेकिन आप वो भी यूज़ कर सकते हो कॉशियसली. जैसे यहाँ पे लाइडोकेन इन्फ्यूजन की भी बात हो गई. सो दैट्स अबाउट इट. Okay, this is it.